भारत जैसा विशाल देश जहाँ पे इतने बड़े बड़े अरबपति के रहते हुए भी इन्हीं सब के बीच में कैसे एक चाय बेचने वाला का लड़का, एक चाय बेचने वाला 15 साल तक गुजरात के सीएम और 15 साल तक देश के पीएम यानी देश का राजा बन के राज कैसे कर रहा है। और ये वही राजा है जिसको दुनिया आज दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी के नाम से जानती है। और ये कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मैसान जिले में वाटनगर नाम के गांव में होता है। तो इसी 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मूलचंद मोदी एंड हीराबेन मोदी के घर पे एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम नरेंद्र रखा जाता है। और यहाँ तक तो किसी को पता नहीं चलता कि ये लड़का आगे चल के 30 साल तक राज करेगा। और ये फैमिली इतनी गरीब थी कि चाय बेच के अपना गुजारा कर रही थी और इस लड़के के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चल के 15 साल सीएम और 15 साल पीएम की गद्दी पे बैठेगा और राज करेगा। तो दोस्तों कहानी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैं बॉम्बे बोला था, ये बॉम्बे की अब बंटवारा हो चुकी है, जो कि नरेंद्र मोदी का अब जन्म स्थान गुजरात में आने लगा। तो होता यह है कि नरेंद्र मोदी की परिवार बहुत ही गरीब होती है और नरेंद्र मोदी की परिवार एक कच्चे मकान में गुजारा करती थी। और नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के 6 संतानों में से तीसरे नंबर पे थे। मोदी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो एक ठीक ठाक छात्र था, लेकिन ये नाटक और जो भाषण होते हैं उसमें जम के हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी बहुत तेजी थी। और अब टाइम आता है सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमन लाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मोदी और उनके पत्नी कुछ दिन तक साथ में रहे और फिर उसके बाद एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए और वो अब अपने पत्नी से अलग हो जाते हैं। उनका मानना यह था कि बिना शादीशुदा आदमी ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चे की कोई चिंता नहीं होती है। और बचपन से ही मोदी के अंदर देशभक्ति कूट कूट के ही भरी होती है। और अब फाइनली एक ऐसा टर्म आता है कि 1962 के अंदर इंडिया और चाइना की लड़ाई शुरू हो जाती है और ये जो ट्रेन के अंदर जवान जाते थे वो जवानों को जाके चाय पिलाते थे, खाना खिलाते थे और उनको यहीं से लगना लगता था कि ये देश क्या होती है। वो सब जानने की कोशिश करते थे आखिर ये लड़ाई चल क्यों रही है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ते चला गया मोदी के अंदर और कई बार होता यह था कि कई ऐसे जवान शहीद भी होते थे, मारे जाते थे। तो मोदी को ये सब सुनकर बहुत अफसोस होता था। उनको लगता था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और इसको रोकना चाहिए लड़ाई को या फिर लड़ाई करना चाहिए। वो जानना चाहते थे, उनके अंदर एक बहुत ही लगन थी और यही सब को देखते हुए वो एक आरएसएस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। जो कि आरएसएस में स्टार्टिंग में मोदी जी का काम ये होता है कि वो लोगों को जाके प्रचार करते थे, जो धर्म का भी प्रचार करते थे, पार्टी का भी प्रचार करते थे। और इस टाइम पे जो मोदी जी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों पे जाके जो प्रचार कर रहे थे, इस टाइम पे लोगों के अंदर फीलिंग्स, लोगों के अंदर कहीं पे किसी के घर का जो सेना में भर्ती थे वो कहीं मारे जाते हैं, ये सारी चीजें और लोगों की दिक्कत बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं और फिर अपनी समझ के हिसाब से भाषण देते थे, स्पीचेस देते थे, लोगों को बताते थे कि प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। और अब फाइनली एयर होता है 1975। यहाँ पे राजनीतिक दलों के अलग अलग विवाद की वजह से इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगा देते हैं और उस आपातकालीन टाइम में आरएसएस के ऊपर भी संगठन को रोक लगा दिया गया, इनको प्रचार करने से तो इनको मना कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी के अंदर जो लगन थी वो हार नहीं मानते हैं और वो चोरी चुपके गाँव में, घरों में, दूसरे जगहों पे जा जाके। और एक बात ये थी कि स्टार्टिंग से इनकी जो स्पीचेस थी, इनकी जो भाषण थी वो बहुत अच्छी थी। तो जो आरएसएस के बड़ी बड़ी जहाँ पे संगठन होती थी, जहाँ पे कैंप लगता था, वहाँ पे इनको ही दिया जाता था भाषण करने के लिए। तो इन लोगों के अंदर भी एक बढ़िया चेहरा उभरते जा रहे थे। और यही सब के बीच नरेंद्र मोदी एक किताब भी लिखे थे जो कि संघर्ष माँ गुजरात के नाम से था और इस किताब में उन्होंने राजनीतिक के बारे में लोगों को बताया था। और मोदी जी 1980 में आरएसएस के कार्यकर्ता रहते हुए भी गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक का भी ज्ञान लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं वहाँ पे भी। और इन सभी चीजों के बीच नरेंद्र मोदी एक बढ़िया चेहरा उभर के आ गए थे और इसी की वजह से उनको आरएसएस से बीजेपी में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी का अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजित किया, जिसे भाजपा के कई सीनियर लीडर थे वो काफी मोदी को देखकर प्रभावित हुए, काफी अच्छा लगा उनको। और अब नरेंद्र मोदी को भी अपना रिजल्ट दिखने लगा था तो और ज़्यादा जोर से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी होती है, जो भाजपा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये मोदी की सारी स्ट्रेटेजी और सारी मेहनत की वजह से ये 1995 में बीजेपी सत्ता में आ जाती है गुजरात के अंदर। लेकिन पता चलता है कि पार्टी के अंदर ही मोदी से किसी से कुछ कहा सुनी होने के बाद जो शंकर सिंह बघेला थे वो रिजाइन दे देते हैं पार्टी से। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का सीएम बना दिया जाता है और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मोदी जी ने भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में थोड़ा सा डाउनफॉल जाने लगा। और अब 2001 आते आते केशुभाई का तबीयत खराब होने लगा, यानी कि गुजरात के अंदर बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एकदम डाउनफॉल शुरू हो चुकी थी और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत सी सीटें भी हार रही थी।
इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल के जगह पे नरेंद्र मोदी को सीएम बना देती है और अब इस तरह से मोदी गुजरात के सीएम बन जाते हैं और काफी अच्छा काम करते हैं कुछ दिनों तक। और नरेंद्र मोदी के काम को देखकर वहाँ के लोग भी उनसे प्रभावित होने लगे और आगे चलकर राजकोट में एक इलेक्शन होती है जो कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अश्विन मेहता जो कि कांग्रेस के थे। इसमें नरेंद्र मोदी अश्विन मेहता को हरा देते हैं और इस तरह से मोदी अपने जोरदार भाषण और अपने काम के दम पे गुजरात में चुनाव पे चुनाव जीतते गए और उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया, टूरिज्म को बढ़ाया दिया। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़कर, जिससे पूरे राज्य में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ और इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए जो कि छोटे छोटे डेवलपमेंट किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे टॉप लेवल का राज्य बना दिया और मोदी अब गुजरात के सबसे लोकप्रिय सीएम बन चुके थे। और ये सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2002 में एक गोधरा कांड हो गया और इस कांड के लिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ही ठहराया, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम के अंदर जो विवाद हुई थी उसमें बहुत से लोग मारे गए थे और उस टाइम पे जो भी अगेंस्ट में थे मोदी के, जैसे कांग्रेस या उधर भी कई पार्टियां थी, वह नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने लगे। और ये जो गुजरात के अंदर जो दंगा हुआ था इसमें बहुत से तकरीबन 1200 से ऊपर लोग मरे हुए थे और ये मामला हाई कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट ये फैसला करती है कि ये नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये दंगा इन्हीं ने करवाया है। और ये सारी चीज़ें चल रही थी, कभी अप डाउन हो रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने मोदी के पॉपुलैरिटी की वजह से उनको 4 बार सीएम के पद पे बैठा दी और अब मोदी का चेहरा सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दिखने लगा लोगों को। लोग ये सोच रहे थे कि कैसे गुजरात को इतना टॉप लेवल पे पहुंचा दिया इस बंदे ने। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सीनियर नेता थे, जो भी सीनियर लीडर थे यहाँ दिल्ली के अंदर जो बैठे थे, ये लोग उनको पीएम का चेहरा घोषित कर देते हैं। और यही लोकसभा की इलेक्शन जो कि 2014 में हुई थी, उससे पहले पूरी मीडिया पे, पूरी सोशल मीडिया देश भर में मोदी का लहर चल चुका था। और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी बहुत से देश के अलग अलग कोने कोने में जाके बहुत बढ़िया स्पीच करते हैं, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अपने देश के माताओं बहनों को समझाते हैं। और कांग्रेस जो कि बहुत सालों से चलते आ रही थी उसको मात देकर 2014 में दिल्ली के गद्दी पे बैठते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और पहली बार 15वां पीएम बनते हैं। और फिर यही सारी चीज़ें चलती रहती है, कुछ अच्छा गलत करते रहते हैं और फिर 2019 की इलेक्शन आती है और 2019 में भी भारी वोटों से जीत जाती है। और फिर अगले 5 साल तक ऐसे ही चलते रहता है, कुछ अच्छा बुरा करते रहते हैं और फाइनली आ जाता है 2019 का इलेक्शन, इसमें भी जीत जाते हैं और दोबारा से पीएम बन जाते हैं। और फिर ये मामला वैसे ही चलते रहता है जैसे कि पहले चलते आ रहा था और फिर 2024 के अंदर फिर से एक बार चुनाव होती है और फिर से जीत जाते हैं। और ये मामला सालों दर साल चलते आ रहा है कि दिल्ली के गद्दी पे बैठकर एक नरेंद्र नाम का लड़का एक गरीब झोपड़ी से उठकर आया था और नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज कई सालों से भारत की गद्दी को संभाल रहा है। और आप लोग पूरे तरीके से जानते होंगे पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। तो आपको ये जर्नी कैसे लगा कि एक गरीब झोपड़ी से उठकर आया हुआ बंदा देश का पीएम बनकर और कई सालों तक देश पे राज करता है, और आगे चल के क्या होगा ये सब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें।